तो बेटा आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मॉडल पेपर जो आया है 2025 का इस साल परसों ही आया है मॉडल पेपर तमाम बच्चों के पास, इनके इंग्लिश को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके एमसीक्यूज़ और ग्रामर पोर्शन। भाई क्वेश्चन आंसर वगैरह मेरे सारे सॉल्व कर दिए, मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपको किसी को चाहिए क्वेश्चन आंसर वगैरह। वो क्लास आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपने तौर पर उसको सॉल्व कर लिया है पूरा, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी मैंने लगाया था कि जिसको चाहिए PDF वो व्हाट्सएप कर दें मुझे, ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन से क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, बाकी MCQs वगैरह तो जाहिर सी बात है देखना है। 20 MCQs हैं, देखते हैं कौन कौन से MCQs मॉडल पेपर में आए हैं, उनको सॉल्व करते हैं, मुश्किल है आसान है। तो फर्स्ट है द करेक्ट टाइटल ऑफ बुकर टी वॉशिंगटन्स रीडिंग टेक्स्ट इज डैश। बुकर टी स्ट्रगल फॉर, अच्छा थोड़ी सी चेंजिंग की है उन्होंने, आर्टिकल का मसला किया है। तो चैप्टर का असल नाम है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, तो ये हमारा ये ऑप्शन हो गया, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो आर्टिकल का बस एक चेंजिंग उन्होंने की है हर जगह पर। सेकेंड है गिविंग मच ट्रबल टू देयर बॉडीज दे साउट देयर गोल। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोम, कहाँ से लिया गया ये? सुर कहोड़ी से लिया गया, बिल्कुल सही सिलेक्शन फ्रॉम सुर कहोड़ी। थर्ड है इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमिन टू मेक एन एफर्ट टू गो, द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज डैश। अब यहाँ इसमें उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की हुई है मॉडल पेपर में, इसमें उन्होंने अंडरलाइन डाला ही नहीं है कहीं पर भी, तो अंडरलाइन यहाँ पर है, ये फॉल में है, ठीक है। अब फॉल जो है वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग? देखो फॉल के दो मायने होते हैं, आप सबको मैंने बताया था। फॉल एक हमारा वर्ब भी होता है और यही फॉल हमारा जो है वो एक नाउन भी होता है। अगर ये वर्ब होता है तो उसके मतलब होता है गिरना, और अगर ये नाउन होता है तो उसके मतलब होते हैं ख़िज़ा का मौसम या पतझड़ का मौसम। तो यहाँ पर इन द फॉल ऑफ 1872 अमेरिकन इंग्लिश में आपको पता है ऑटम सीज़न को हम लोग कहते हैं फॉल, तो ये नाउन एक है, मौसम का नाम है। तो याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे इसको वर्ब लगा देते हैं, बट ये नाउन है, ठीक है। फोर्थ है ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पोइटिक डिवाइस। कौन सी लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है उसके अंदर है? ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया, मेटाफोर, एलिट्रेशन। अक्सर मैं बता देता हूँ अक्सर क्या आता है, जो पेपर में अक्सर कॉलेजेस में देखोगे सेम ही आ रहा है सब में। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, चलो मैं चारों बता देता हूँ। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जिसके अंदर इसको ऊपर करो ताकि दिख जाए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सबको। पोएटिक डिवाइसेस का एक MCQs मस्ट आपको मिलेगा पेपर में, हर कॉलेज के पेपर में मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी मस्ट मिलेगा, ठीक है। अब किस तरह से होगा ज़रा देखो। ऑक्सीमोरॉन किसे कहते हैं? टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। अगर दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए, जैसे अगर लिखा है ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। वाई? खुला राज, सीक्रेट है तो ओपन कैसे है, ओपन है तो सीक्रेट कैसे है? ओपन सीक्रेट क्या चीज़ होती है? खुला राज क्या होता है? सीक्रेट तो बंद ही रहता है ना, ओपन कैसे हो सकता है? तो ये एक ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, ठीक है। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं गिलास इज फुली एम्प्टी, गिलास पूरी तरह से खाली है तो फुली भी है और एम्प्टी भी है, दो अपोजिट वर्ड एक साथ है। या फिर जब हम लिखते हैं कि ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, वो सबसे अक्लमंद तरीन बेवकूफ़ है। वाइजेस्ट फूल, अक्लमंद तरीन बेवकूफ़, तो वाइजेस्ट है तो फूल कैसे? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अब इस जुमले में ऑक्सीमोरॉन नहीं दिख रहा आपको। ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट, सच का तलाश करने वाले आज भी मौजूद हैं, तो उसमें तो कोई ऑक्सीमोरॉन नहीं है, दो अपोजिट वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, परेशान नहीं हुआ करो, हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं सब वर्ड देखकर। ऑक्सीमोरॉन पता नहीं क्या आ गया था सर, कुछ नहीं है भाई, ये होता है ऑक्सीमोरॉन। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया किसे कहते हैं? अगर कोई साउंड, कोई वर्ड जो साउंड को बता रहा हो, साउंड को शो करने वाला वर्ड एन ओनोमेटोपिया कहलाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पुर्ड एंड पुर्ड, पुरपुर की आवाज़, पुर्ड एंड पुर्ड, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। इसी तरह से टिक टॉक ऑफ क्लॉक, घड़ी की टिक टिक, तो घड़ी की टिक टिक, दिस इज ओनोमेटोपिया। तो समझ में आ गई है? इस तरह से मियाओ, मियाओ ऑफ कैट, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। जब हम किसी साउंड को वर्ड्स की फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। क्लियर है तो मसला? इसी तरह से मेटाफोर किसे कहा जाए? ये अच्छा यहाँ पर ओनोमेटोपिया भी नहीं है, कोई साउंड थोड़ी ना यहाँ पर शो हो रहा है, किसी की आवाज़ थोड़ी ना बताई जा रही है यहाँ पर। मेटाफोर किसे कहा जाता है? इस्तारा, इस्तारा, इस्तारा किसे कहते हैं?
उर्दू में कि अगर एक वर्ड, अगर हम कंपैरिजन करें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करें, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड मेटाफोर। जैसे कि हम कहते हैं कि माई ब्रदर इज़ अ लायन, मेरा भाई एक शेर है। तो अब शेर आपका भाई कैसे हो सकता है? इंसान ही होगा आपका भाई। मेरा भाई एक शेर है, मतलब शेर की कैरेक्टरिस्टिक वाला है। तो ये जो आपने जो लाइन यूज़ किया ना अपने भाई के लिए, एक मेटाफोर है, इस्तारा यूज़ किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है, उसका मतलब हमारा अलिट्रेशन है। ये अलिट्रेशन किसे कहते हैं? अलिट्रेशन जब दो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाला वर्ड एक साथ आ जाए। जैसे कि अगर हम दो सेम वर्ड से इस्तेमाल होने वाले एक साथ हैं, जैसे कि यहीं पर देख लें आप, ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट। देखो एस से सीकर्स है और एस से स्टिल है, दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। या फिर और भी हो सकते हैं कोई वर्ड, तो क्या हो सकता है इसमें? जैसे राउंड, उसमें था ओजिमेंडियस में था राउंड द डिके, ठीक है, तो वहाँ पर भी था। तो कई जगहों पर आपको एलिट्रेशंस दिखते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, इस तरह से एक बार स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप। और स्लिपरी स्लोप क्या है? एक एलिट्रेशन है, दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। बस समझ में आ गए? ये एक और वर्ड एलिट्रेशन में आपको दिखता है, रेस्टोरेंट का नाम है डंकिन डोनट्स। डंकिन डोनट्स, ये आपने देखा होगा, लिखा होता है शॉप के ऊपर, तो डी, दोनों डी से आ रहा है। तो डंकिन डोनट्स क्या एलिट्रेशन है, अक्सर ब्रांड नेम्स वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मसला समझ में आ गया? ये सब पोइट्रिक डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके लिए मैंने लेक्चर अपलोड किया है एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री का, अब लाजमी उसको देखो एक बार, तो बहुत पिछले साल किया था, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको इसमें मसला रहता है, अभी भी समझ में नहीं आ रही है, तो एक लेक्चर आप देख लो। वो लेक्चर किसका है मैं बता दे रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, इसका देख लेना। नहीं मिल रहा है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। नंबर 5, द स्टेचूज ऑफ लायंस दैट आर फाउंड एवरीवेयर इन सिंगापुर आर मेड अप ऑफ दिस स्टोन। हाँ जी, किसका बना हुआ था? मार्बल का, बिल्कुल सही। 6 है, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कायदिज्म वाज डैश, बोलो, जस्टिस, जस्टिस एंड फेयर प्ले, है ना, तो जस्टिस हो गया। क्रेटॉन सेज दैट ह्यूमन बींग्स आर लाइक डैश, बटरफ्लाई, पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, ये वर्ड था ना। नंबर 8 है, द नेम ऑफ जनरल पावर्स इज टॉम पावर्स। 9th, scene 2 of the play A Visit to a Small Planet is set in this room। गलत जवाब, स्टडी रूम में। सीन 1 और 3 हुआ था लिविंग रूम में, सीन 2 जो था वो स्टडी रूम में था, भूल गए क्या? नंबर 10, द वर्ड कंसेंटेड मीन्स डैश। कंसेंट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में अपनी कंसेंट पेश करना। कंसेंटेड का मतलब रजामंद होना। तो जब आप कंसेंट शो करते हैं अपना, तो आप रजामंद होते हैं, एग्री करते हैं। सही बात है, एग्री। समझ में आ गया सबको? यहाँ से यूज़ आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं। ऊपर करें, हाँ जी, ऊपर करें भाई। हो गया, ठीक है। E.B. वाइट यूज टू गो टू द लेक इन मेन फॉर डैश। E.B. वाइट झील क्यों जाया करते थे अपने बेटे के साथ? क्या करने हैं? फिशिंग करने हैं। वंस मोर टू द लेक का एमसीक्यूज आया, ठीक है। द फ्रेज शैबी कैब रिफर्स टू डैश। नेकलेस में यह वर्ड था कि मथिल्डे और लॉयजल शैबी कैब में बैठकर वापस अपने घर आ गए पार्टी से फारिग होने के बाद। शैबी कैब पे क्या मतलब होता है? ये वर्ड आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, चेजिंग ड्रीम्स की फर्स्ट पैराग्राफ में था कि वो जाकर शेबी चारपाई में जाकर फिर वो लेट गया था, अंडर द मून लिट स्काई। तो शेबी का वर्ड सुना है आपने? शेबी, शेबी का क्या मतलब होता है? शेबी कैब का मतलब तो होता है टैक्सी। शेबी का क्या मतलब होता है? शेबी का मतलब होता है गंदी, गंदी, अनटाइडी। तो अनटाइडी टैक्सी मतलब शेबी कैब। शेबी मतलब होता है बोसीदा, पुरानी, गंदी संदी, जिसको काफ़ी दिनों से साफ़ ना किया गया हो, उसको कहते हैं शेबी। सही है बेटा, ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए। इस तरह का एमसीक्यूज आपको लास्ट में मिलता है पेपर में। ये तो आपकी नॉलेज पर है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आप कर लोगे। हर चीज़ तो उठ के नहीं आ जाएगा ना भाई, बुक से, कोई बुक से आउट भी आएगा, मतलब बुक के एमसीक्यूज से आउट। तो कैसे करेंगे सर? हम कैसे करेंगे? हम तो फंस जाएंगे, हमारा तो हालत ख़राब। क्यों भाई? कॉलेज के पेपर सॉल्व करो,
अब मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ इतने ज़्यादा अपने खून पसीना एक करके, आपको देखने में कितना टाइम लगता है। अब देखो जाके, नहीं देखोगे तो एमसीक्यू गलत होंगे, आपके नंबर कम आएंगे, सफ़र आपको करना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे, तो नंबर कम होंगे आपके। आप करोगे ना ये काम, मैं तो अपनी मेहनत करके अपलोड कर दे रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। आपका फ़ायदा क्या होगा? आपका नंबर आएगा। मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, आप अपना फ़ायदा देखो। आप नहीं देखोगे अपना फ़ायदा, नुकसान आपका है। मेरा फ़ायदा तो होगा चूँकि बच्चे तो लेक्चर देख रहे हैं मेरे, आप नहीं देख रहे हो, कोई और देख रहा है, वो तो नंबर ले आएगा, तुम नहीं ला पाओगे। तो मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करें, नहीं हो रहा लेक्चर देखें, सबसे आसान तरीका है पेपर्स का। एमसीक्यूज़ एटलीस्ट देख लें, नहीं देखें सेक्शन बी से, एमसीक्यूज़ तो देखें कम से कम, वरना ये सब एमसीक्यूज़ में कैसे फंस जा रहे हो आप लोग, आगे भी फंसोगे। नंबर 13, अकॉर्डिंग टू ऑथर रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, इमिटेशन इज डैश सुसाइड। गुड, खुदकुशी सही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेली प्रेजेंस, ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के एमसीक्यूज़ आया। टेली प्रेजेंस का क्या मतलब होता है? ये टेली प्रेजेंस में हम लोग क्या मतलब, सवाल अजीब सा है ये, एग्जाम्पल ऑफ टेली प्रेजेंस, हम इसको नियर टू एक अप्रोप्रिएट एमसीक्यू तक पहुँचते हैं कि टेली प्रेजेंस के लिए क्या चीज़ लाजमी होना चाहिए। मतलब आप टेली प्रेजेंस का मतलब आप कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं तो क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास है? व्हाट्सएप पे आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो तो क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास? ट्रेडिशनल मतलब होते हैं रिवायती, चलो मीनिंग समझ लो, रिवायती। मैनुअल मतलब होता है जो आप खुद चलाते, मैनुअल जो हाथ से चलाते हैं, हाथ से चलाने वाली चीज़। कॉन्वेंशनल मतलब होता है, इसका मतलब होता है कॉन्वेंशनल जो रस्मी, और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन। तो टेली प्रेजेंस के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? ऑनलाइन होना ज़रूरी है, ये सब थोड़ी ना होना ज़रूरी है। ऑनलाइन होंगे तो ही तो कॉल पे बात होगी, ऐसा कैसे हो जाएगी? ऑफलाइन में हो जाती है बात, तो हमारी बात, बट ये गलत है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ गलत है, एग्जाम्पल तो नहीं है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर टेली प्रेजेंस बट दिस इज़ नॉट एग्जाम्पल। ऑनलाइन कौन सी एग्जाम्पल? सही है, बात समझ में आ गई? या आगे ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऑफ डिजास्टर, इस तरह से कुछ होना चाहिए था। सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है टाइपिंग में। तो जहाँ जहाँ गलती मॉडल पेपर है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये लिटरली गलती है। अब मुझसे नहीं बहस करेंगे सर उन्होंने लिखा है इतनी मेहनत, तो मॉडल वहाँ गलती थी, रिड्यूस सिलेबस वहाँ भी बता दी गलती थी, सही हो गया। तो ये गलती है। अब ये गलती टीचर ने नहीं की है, टाइपिंग करने वाले नहीं कर दी है भाई। हो सकती है, वो फरिश्ते नहीं है, गलती कर सकते हैं वो, हम यहाँ सुधार ले रहे हो गलती, भाई यहाँ पर गलती हो गई, सही है ना भाई? तो परेशान नहीं हुआ करो कि पता नहीं सर क्या एमसीक्यूज आ गया। सिंगापुर इज रिकॉग्नाइज्ड एज दिस टाइप ऑफ द वर्ल्ड। मिस्टर क्लीन गुड। 16, जॉब्स एंड करियर्स आर थॉट टू बी डैश चेंजेबल। प्रीफिक्स लगाना है, क्या लगेगा? बिल्कुल सही कहा, तुरफा जावेद इंटरचेंजेबल, सही है। 17th है, इन द सेंटेंस मरियम बेक्स एक्सेलेंटली, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। वो तो कई बार हो चुका है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है? ये ट्रांजिटिव है, गलत जवाब। रीजन, रीजन क्या इसका पैसिव बना सकते हो? तो बनाते हैं। एक्सेलेंटली इज बेस्ड बाय मरियम। एक्सेलेंटली को बेक किया जाता है मरियम के जरिए। एक्सेलेंटली क्या चीज़ है भाई? एक्सेलेंटली को कैसे बेक करेगा कोई? सबसे पहली बात तो पैसिव नहीं बनने वाला। दूसरी बात, बेक्स के फौरन बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। देखो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है हमारे पास या तो कोई प्रोनाउन होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ये जो एक्सेलेंटली है ना, ये क्या है? एडवर्ब है। अगर वर्ब के फौरन बाद एडवर्ब या कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो वो वर्ब कैसा होता है? इंट्रांजिटिव रहता है। तो ये एक्सेलेंटली एक एडवर्ब है, तो किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते तुम उसको, कॉम्प्लीमेंट है ये। समझ में आ गई बात? इसका पैसिव नहीं बन रहा था अभी, ऑब्जेक्टिव मिसिंग है तो पैसिव कैसे बनेगा? क्लियर है? 18th, इन द सेंटेंस मैरी बेक्स केक्स एक्सेलेंटली। अब यहाँ क्या है? नाउ दिस इज ट्रांजिटिव। केक्स आर बेक्ड बाय मरियम एक्सेलेंटली, बन गया पैसिव। और केक बेक्स के बाद जो केक है वो क्या है? नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। इससे आसान और क्या समझाऊँ मैं आपको? फिर भी बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपने समझाया ही नहीं, पेपर में आता है। तो ये रहा, क्या है समझाने के लिए सर? अब इसके लिए मैं 1 घंटे के लेक्चर होने दूंगा आपको, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव 1 मिनट की बात है ये। आगे 19th, आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, हाँ फाइंड, बिल्कुल सही, क्योंकि फाइंड का सेकंड थर्ड फॉर्म फाइंडेड नहीं होता बल्कि फाउंड होता। तो मसला आगे बढ़ाएं। 20 लास्ट टाइम कुछ दिखाएं जरा। रेगुलर वर्ब बताइए इसमें से कौन सा है?
रेगुलर वर्ब कौन सा है इसमें से? लिव है ना, चूंकि डी लग जाएगा। आई थिंक ऐसा पेपर भी हमने को सॉल्व किया हुआ है, शायद डीजे साइंस कॉलेज का पेपर था ये। एज इट इज़ याद है, ये सारे एमसीक्यूज आ रहे थे उसमें। ये डीजे कॉलेज के पेपर्स शायद टीचर ने ही ये मॉडल पेपर बनाया है, तो उन्होंने जो प्रीलियम पेपर है अपना उसी को एज आ मॉडल पेपर इशू किया। तो मुझे तो ऐसे ही अंदाज़ हो रहा है, आप लेक्चर देख लेना, क्योंकि देखते रहिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंसेस थे। ये रेगुलर भी यही वर्ड्स थे, याद आ रहा है आपको? इसी क्लास में मैंने सॉल्व कराया था। देखो कॉलेज का पेपर है किसी, शायद डीजे साइंस का, ठीक है। और वो पेपर में मैंने बताया था बहुत अच्छा पेपर है, जिसको मैं बता रहा था कि न्यू सवाल आ रहे हैं, तो वही पेपर है ये। तो वो मॉडल पेपर के तौर पे आ गया। सही है, चलो आगे बढ़ो। ओके, सेक्शन बी देखें। नहीं, ये रिवर्स जाएंगे, उल्टा उन्होंने जो है पीडीएफ बनाया हुआ है ना। पीछे जाओ और पीछे जाए। सेक्शन बी आपको और पीछे जाइए, तो पीछे जाते रहें बस, ठीक है। रिवर्स चल रहा है ना हमारा मॉडल पेपर। तो सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसके सारे मैंने सॉल्व किए। मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो ग्रुप आपका बना हुआ नहीं है तो मैं भेज नहीं पाया, ठीक है, वरना मैं भेज देता। हाउ इज टेक्नोलॉजी बून फॉर स्टूडेंट का हम सॉरी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जॉब करियर, ये हर कोई कर लेगा, ये छोड़ देंगे क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन पढ़ा ही नहीं है, ये छोड़ना है। वाई इज सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट, बुक का सवाल है। राइट ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ रीडिंग टेक्स्ट स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। 3 सवाल यहाँ से हो जा रहे हैं। ये तो हमें वैसे भी छोड़ना है, तैयारी नहीं करें। वंस मोर द लेक का होगा तो वो भी छोड़ेंगे, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, पोइट्री डिस्क्राइब। ये तो चारों निकल जाएंगे क्योंकि 3 पोम से आया होगा, ये किसी एक से 2 आया होगा। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज विच कावड़ीज फेस ड्यूरिंग देयर लाइफ, हार्डशिप्स क्या फेस करते हैं वो। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। हाउ वॉज द एबर्ट बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्ड्स बोल्ड आंसर्स, मतलब शेफर्ड का जो जवाब था उससे एबर्ट को क्या फ़ायदा हुआ कि उसको रिहाई मिल गई किंग जॉन की तरफ से। सिंपली ऑन वर्ड में भी लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि ये नोट्स में है नहीं है, मुझे नहीं पता, भाई मैंने सॉल्व किया है, इसको मैं भेज दूँगा। वाई डू पीपल स्टिल मेंटेन अबाउट लूसी कैरे एंड वाई, लूसी कैरे के बारे में लोग आज भी क्या बात करते हैं कि शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, वो वाला आंसर हो जाएगा। वॉट वॉज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबर्ट, मतलब वाई वॉज द किंग एबर्ट, वाई वॉज द किंग जॉन जेलस ऑफ एबर्ट, तो उसके पैसों की वजह से, दौलत की वजह से, उसकी मशहूरियत की वजह से जलता था। हो जाएगा ये सारा। तो पोम्स तो आसान से सारे स्टोरी बेस्ड हैं। उसके बाद प्ले हमारे पास है। अब प्ले में 4 क्वेश्चन है, ये तो चारों निकल जाएंगे। वाई डिड क्रेटॉन वांट टू विजिट अर्थ, हाउ इज मीडिया डिपिक्टेड इन द प्ले, व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डज क्रेटॉन पजेस, हु इज एड, व्हाट इज हिज रोल इन द प्ले। ये तो चारों निकल जाएगा। अब इसमें से मान लेते हैं कि आप कोई 2 भी निकाल लो तो कोई 2 भी निकालो तो काम बन जाएगा। अब 2 तो एग्जैक्ट याद होगा, इसमें से भी कोई 2 एग्जैक्ट आपको याद होगा। 4 यहाँ से निकाल लिया तो 2 यहाँ से कर लेना, 10 सवाल पूरे हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हमें याद करो कोई 2 करना है, यहाँ से कोई 2 करना है, यहाँ से पूरे 4 करना है, यहाँ से 2 करना है नीचे हमारे ग्रामर पोर्शन से। सही है ना भाई। तो अगर आपको लग रहा है कि सर 2 तो सवाल इसमें से मुझे नहीं आ रहे तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर हमारा पूरा हो जा रहा है। क्लियर है। तो चारों सवाल आना जरूरी नहीं है पोम में से, तो 2 ही करना है हमें। तो मसला ओके, आगे बढ़े। ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर में आपको पता है कि नरेशन होता है, वॉइस होता है, ये सब होता है। नरेशन है माई मदर सेड मे यू सक्सेड इन लाइफ, क्या हो जाएगा ये, माई मदर प्रेड दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ। समझ में आ गया सबको। दूसरा, द बेगर सेड टू द पासर बाय प्लीज गिव मी सम मनी, क्या हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर बाय टू, प्लीज हट जाएगा ना, टू गिव हिम सम मनी। सी देखो, लुकमान शाउटेड हुर्रा आई हैव बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप, शाउटेड की जगह क्या आ जाएगा, लुकमान, अरे बताओ ना, एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विद क्या, हुर्रा है, तो जो है दैट ही हैव बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप। समझ में आ गया सबको, सब पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब आता है। डी है, डू यू नो द वे टू द डॉलमेन मॉल, मरियम आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा,
मरियम आस्क्ड मी, इफ आएगा आएगा, इफ चूंकि डू से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू है ना तो आई बन जाएगा, और ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल हो जाएगा अफर्मेटिव में। इफ आई न्यू द वे टू द डॉलमेन मॉल, वे टू द डॉलमेन मॉल। क्लियर है भाई, सारे समझ में आ गए? हो जाएगा नरेशन, जो हमने पढ़ा वैसा ही है। चेंज द वॉइस, आई विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड विल बी विजिटेड बाय मी नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही। ही मस्ट प्ले हॉकी, मॉडल वर्ब, क्या हो जाएगा? हॉकी मस्ट बी प्लेड बाय हिम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कैन साइमा टाइप द पेपर ऑन टाइम, कैन द पेपर बी टाइप्ड बाय साइमा ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। समझ गए? बहुत आसान, वेरी वेरी इजी। सवाल ही नहीं पैदा होता, नंबर कटे आपका, ठीक है, सिंपल नंबर आएगा। 15, अब 15 16 आप छोड़ते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं सॉल्व वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ आपको, लेकिन आप पेपर में नहीं कीजिएगा। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द वर्ब प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए आई एम टीचिंग इन अ लोकल कॉलेज फॉर द लास्ट 28 ईयर्स, गलती बता सकते हैं? आप बता सकते हैं इनमें क्या गलती है? मैं गुज़िश्ता 28 सालों से इस लोकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। नहीं, तभी मैं मना करता हूँ। बच्चों वाली गलती है, 4 5 का बच्चा बताएगा आई हैव बीन। अबे भाई, जब सिंस फॉर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा ना। हर कॉलेज में तो यही गलती उठा के दे रहे हैं, सिंस फॉर में गलती नहीं, गलती यहाँ पर होती है। सेकंड, खदीजा वॉज माइग्रेटेड टू फिलीपींस आफ्टर, आगे बढ़ाओ, क्या है? आफ्टर मैरिज। खदीजा वॉज माइग्रेटेड टू फिलीपींस आफ्टर मैरिज, यहाँ क्या गलती है? देखो यहाँ उन्होंने पैसिव बनाया हुआ, ये एक्टिव का जुमला है। खदीजा माइग्रेटेड टू फिलीपींस आफ्टर मैरिज, मतलब खदीजा जो है वो फिलीपीन की तरफ हिजरत कर गई शादी के बाद, मतलब माइग्रेट करवाया गया, वो एक अलग वर्ड है, ये पैसिव नहीं बनेगा, ये एक्टिव का जुमला है। तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाएगी, पास एंड एफिनिट डायरेक्ट लगेगा। सी, एडम इज एक्यूज्ड विथ मोबाइल स्नैचिंग, क्या गलती है? सी में बताओ क्या गलती है? हाँ, नहीं पता? एक्यूज विथ की जगह एक्यूज ऑफ होगा, फ्रेजल वर्ब की गलती है। यही वजह है कि मैं मना करता हूँ उसको सॉल्व करने से। आप ऐसे नहीं बोलता हूँ सर हम तो बड़े इंग्लिश दाने कर लो, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? आता इतनी इंग्लिश थोड़ी ना आती है आप लोगों को। डी है, आर यू इंटरेस्टेड फॉर गोइंग अब्रॉड, बोलो क्या क्या गलती होगी? यहाँ से सही बताया आपने, फॉर की जगह पे, लेकिन एक सवाल थोड़ी ना करना है, चारों करना है। तो बेहतर ये सवाल छोड़ो, 1 2 आने से कुछ नहीं होता, चारों आना चाहिए। जिस तरह ये चारों आ रहा है आपको, वैसा कभी ज़िंदगी में आपको ये दोनों नहीं आएगा। 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को। डू एज डायरेक्टेड, अली डैश स्पीक 3 लैंग्वेज, यूज मॉडल वर्ब, एबिलिटी वाला कैन, बिल्कुल सही। इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट, कंप्लीट द सेंटेंस, कंडीशनल है, कंप्लीट करना है। कौन सा कंडीशनल है? फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो, बता सकते हैं? ये लॉस्ट कौन सा वर्ब का फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना भाई, लॉस। लॉस्ट इसके सेकंड फॉर्म होती है, लॉस्ट होती है ना इसके सेकंड फॉर्म। तो उसके मतलब कि हमारा जो है वो फर्स्ट कंडीशनल है कि अगर तुम अपना वॉलेट खो दोगे तो यू विल नॉट बाय दिस ड्रेस, तो तुम इस लिबास को नहीं खरीद सकोगे, ठीक है। और आगे बात, तो फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल लगता है। सी है, वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग, पुट दैट वर्ब ऑफन इन द राइट प्लेस। ऑफन एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब होता है अक्सर। कहाँ लगेगा ऑफन? नहीं, वर्ब से पहले लगता है।
वी ऑफन गो टू द पार्क इन द इवनिंग, वर्ब से पहले लगता है। डी है माई सिस्टर लिव्स इन द USA, माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा। मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो उसका क्या मतलब है कि फैन बॉयज़ का इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। फैन बॉयज़, फॉर एंड नॉट बट और येट सो, क्या लगेगा? फॉर एंड नॉट बट या और येट सो में से क्या लगेगा? कि मेरी बहन रहती है अमेरिका में, मेरा भाई रहता है कनाडा में, क्या लगाएंगे? बट माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा। सही है, लग सकता है बिल्कुल। माई सिस्टर लिव्स इन USA बट माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा। सही। तो मसला आगे बढ़े, पैसेज बाद में देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। पहले पैसेज हटाएं। पैसेज थोड़ा सा सुकून वाला काम है ना, तो जल्दबाजी में ख़राबी होता है। तो बेटा देखिए, राइट एन ईमेल। ईमेल किस लिए बोल रहे हैं भाई? अरेंज अ प्रोग्राम अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल को लिखना है एक ईमेल लिखना है जिसमें हम क्या करें भाई कि उसमें कहें कि भाई एक प्रोग्राम अरेंज करें जिसमें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बताएं स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर। कभी नहीं सुना होगा आपने ये, लेकिन आप बना सकते हैं। पैटर्न पूरा फॉलो करो, 3-4 लाइन के हिसाब से डाल दो। कुछ भी उल्टी पुल्टी डाल सकते हो। उल्टी पुल्टी मतलब अपनी मर्जी से, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में डाल दो कि द पर्पस ऑफ राइटिंग एन ईमेल इज़ दैट कि देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ अ प्रोग्राम अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ social media on the mental health of students. As you know that nowadays social media is increased day by day and the students are spending a lot of time and they don't know about the disadvantages of social media. That's why this program is compulsory. ये तो मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा इतना इंग्लिश बना सकते हो। ये मैं ऐसी इंग्लिश बना रहा हूँ, मेरे को सोच के नहीं बना रहा हूँ। ये वो इंग्लिश वैसे हर किसी को आ जाती है मुँह में। समझ आ गई बात? तो बना लोगे, इतना ऐड कर लोगे। हाँ, अगर कोई मुझसे बोले तो खूबसूरत सा बनाए तो मैं सोच के बहुत प्यारा सा भी लिख दूंगा ये, लेकिन आपको इतना प्यारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बैठ के इसको याद कर रहे हैं अलग से, मॉडल पेपर वाला। पैटर्न याद रखें अच्छे से, उसमें गलती नहीं करनी है। क्लियर है? रिपोर्ट राइटिंग तो हम करते ही नहीं है, नैरेटिव अकाउंट हम करते ही नहीं, हम करते हैं ऐसे कंपेयरिंग कंट्रास्ट, देखते हैं क्या आया हुआ है। सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया, AI आया हुआ है ना, AI वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ई मार्किंग सिस्टम वर्सेस मैनुअल असेसमेंट। ये छोड़ दो फिलहाल, इस साल वैसे ही मार्किंग का कह तो रहे कि होनी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस, सोशल, ये तो मैंने देखा आया हुआ एक और कॉलेज में, DJ में ही शायद आया हुआ है। सोशल मीडिया वर्सेस, ये छोड़ दो। हमने इसको स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ करके याद किया हुआ है ना, एक तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ का। नहीं, छोड़ दो, उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक ही है। चूँकि हमने स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके, चूँकि ये एक अजीब सा कंपैरिजन है, पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज का कंपैरिजन बनता नहीं है कोई। ये ऐसी बात, एक फ्री है और एक में पैसे लग रहे हैं, तो अब उसमें क्या कंपैरिजन बनेगा? अभी एक इंसान इसमें 12,000 15,000 महीने का फीस दे रहे हैं, फ्री में पढ़ रहा है, तो कंपैरिजन थोड़ी ना बनता है यार। कंपैरिजन तो बनेगा जब दोनों सेम हो, एक लेवल पर हो। सही बात है ना? तो वैसे प्राइवेट कॉलेज के बहुत सारे फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे ऐसा, और इसमें तुम क्या डालोगे पब्लिक कॉलेज में? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अजीब सा बनेगा ना ये ऐसे। तो यही एक डाल सकता, फीस नहीं लगती, बाकी तो कुछ भी नहीं डाल सकते इसकी तरह। बाकी सारे फ़ायदे प्राइवेट कॉलेज के डलेंगे, सिंपल सी बात। तो उससे ये हो जाएगा ना। ये तो ऐसे मैंने 5 ऐसे आपको बताए हुए, वो 5 ऐसे जैसे कि आप इसमें कर लो। मैं यहाँ पर बता देता हूँ 1 2 3 4 5 कि AI वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक ये करना है, एक बुक वाला है, ई बुक वर्सेस फिज़िकल बुक, और कौन सा क्या है बोलो? क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, कॉलेज लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ हैं, कॉलेज लाइफ वर्सेस स्कूल लाइफ होगा ना यार, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ होगा। यही 5 किए ना, फिजिकल ऑनलाइन तो ये नहीं किया होगा, फिर 4th नहीं किया इसका मतलब। चलो नहीं, इसके किया सिटी लाइफ विलेज लाइफ नहीं किया है, छोड़ दो, छठा लगा देना, कोई मसला नहीं, छठा लगा दो। अब कर लेना ये भी, ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस फिज़िकल क्लासेस। तो ये हो गया हमारे पास 6, ऐसे कर लो। अब मुझे नहीं पता कौन सा करा है कौन सा नहीं, कोई सारे कर लेना फाइनल टर्म के लिए।
अब मैं हर बार आपको बताता हूँ ये करना है आपको लास्ट में, ठीक है। अब इसमें से AI वाला आया हुआ है सिर्फ, बाकी ये नहीं कि सारा नहीं कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लें। कवरिंग लेटर और CV लिखनी है किसके, पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये तो हमने कर लेंगे आराम से, कॉपी में किया हुआ आपके। तो मसला अब आ जाए उस पर दिखाएं ज़रा, पैसेज दिखाएं, पैसेज रीड करते हैं। अनसीन पैसेज होगा भाई, ठीक है। तो अनसीन पैसेज का मतलब कि ये आपके बुक से नहीं होगा, आउटसाइड द बुक होगा। तो इसको ज़रा देखते हैं। वन डे, तो कहानी है कोई। वन डे अ स्मॉल चाइल्ड, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब डिस्कवर किया था ना, डिस्कवरर ऑफ बल्ब। वन डे अ स्मॉल चाइल्ड थॉमस एडिसन केम होम फ्रॉम स्कूल एंड गेव अ पेपर टू हिज मदर। मतलब वो घर आया और उसने अपनी अम्मी को एक पर्चा दिया, एडिसन ने। ही सेड टू हर, उसने कहा अपनी अम्मी से, मॉम माई टीचर गेव दिस पेपर टू मी एंड टोल्ड मी ओनली यू आर टू रीड इट। व्हाट डज इट से, कि उसने कहा कि अम्मी मेरी टीचर ने मुझे ये कागज़ दिया है, ये पर्चा दिया है और कहा है कि सिर्फ आप ही इसको पढ़ेंगे। तो बताएं इसमें क्या लिखा है। हर आइज वेल्ड विद टीयर्स एज शी रीड द लेटर एंड लाउड टू हर चाइल्ड। तो उसकी माँ ने जब उसको पढ़ा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए उस खत को पढ़कर, और उसने फिर उसने बेटे को बताया कि लिखा है, योर सन इज़ अ जीनियस, दिस स्कूल इज़ टू स्मॉल फॉर हिम एंड डजंट हैव गुड इनफ टीचर्स टू ट्रेन हिम, प्लीज़ टीच हिम योरसेल्फ। उसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा जो है वो जीनियस है, आपका बेटा एक जीनियस है और ये स्कूल बहुत छोटा है उसके लिए, और हमारे पास बहुत अच्छे टीचर नहीं है उसको सिखाने के लिए, इसलिए आप उसको खुद ही पढ़ाइए या खुद ही टीच कीजिए। हिज मदर डिड जस्ट दैट अनटिल शी फेल इन एंड पास्ड अवे। उसकी माँ ने ऐसे ही किया, उसको स्कूल से निकलवा दिया और घर पे ही पढ़ाया उसको, और यहाँ तक कि वो बीमार पड़ गई और गुजर गई, मतलब उनका इंतकाल हो गया, पास्ट अवे, इंतकाल हो गया। Many years after Edison's mother died, he became one of the greatest inventors of the century. उसके कई सालों के बाद, जब एडिसन की माँ मर गई, उसके मरने के कई सालों के बाद वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मौजूद बना, इन्वेंटर बना, दुनिया का सबसे बड़ा इजाद करने वाला बना, जिसने 2000 के करीब चीज़ों को इजाद किया दुनिया में। तो एडिसन ने, वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ हर थिंग्स एंड फाउंड द फोल्डेड लेटर दैट हिज ओल्ड टीचर रोट टू हिज मदर स्कूल डे। एक दिन वो क्या कर रहा था, अपनी पुरानी चीज़ों को खंगाल रहा था और उसमें उसको एक ख़त मिला जो उसकी पुरानी टीचर ने उसकी माँ को भेजा था उस दिन। ही ओपन इट, उसने उसको खोला। द मैसेज रिटर्न ऑन द लेटर वॉज, और जो मैसेज लिखा था उस लेटर पे वो ये था, योर सन इज़ मेंटली डेफिशिएंट, वी कैन नॉट लेट हिम अटेंड आवर स्कूल एनी मोर, ही इज़ एक्सपेल्ड। उसमें लिखा था कि आपका जो बेटा है वो जहनी तौर पर मफलूज है, या जहनी तौर पर दिमाग उसका छोटा है, दिमाग उसका कम है, और हम उसको अपने स्कूल में मज़ीद और पढ़ने नहीं दे सकते हैं। ही इज़ एक्सपेल्ड, उसको स्कूल से निकाला जा रहा है या उसका नाम काटा जा रहा है, और उसकी माँ ने उसको गलत पढ़ा था उसको। एंड देन रोट इन हिज डायरी। तो एडिसन जो था वो जज्बाती हो गया उसको पढ़ते हुए, और उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन, ए एडिसन मतलब एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड हुज मदर टर्न हिम इनटू द जीनियस ऑफ द सेंचुरी। तो उसने अपने डायरी में लिखा कि थॉमस एल्वा एडिसन वो एक मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड था जिसको उसकी माँ ने तब्दील किया द जीनियस ऑफ द सेंचुरी, इस सदी के सबसे ज़हीन तरीन इंसान में। ठीक है, अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट कैन हेल्प चेंज समवंस लाइफ। तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो हौसला अफजाई का, वो किसी की ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। जैसे उसकी माँ ने वो लेटर को छुपाकर अलग वर्ड्स बोला, तो ये फिर उसने फाइनली उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बड़ा थॉमस एडिसन, और बल्ब जिसने ईजाद की जिससे दुनिया रोशन हुई। तो ये तो एक अनसीन पैसेज जो हमें दिया गया, एक सिंपल आसान से वर्ड्स में पैसेज लिखा गया, तो क्वेश्चंस भी आसान बनने वाले। तो पहला है, वाई डिडंट एडिसन्स मदर टेल हिम अबाउट द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द लेटर, कि एडिसन की माँ ने क्यों जो है वो एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ लेटर उसको पढ़कर नहीं बताए, सो दैट ही विल नॉट बी डिस्करेज्ड, नॉट टू डिस्करेज, ताकि वो उसको ऐसा नहीं कि वो डिस्करेज हो जाए, हौसला अफजाई हो जाए, मतलब उसकी हौसला उसका टूट जाए, इसकी वजह से उसने उसको पढ़ के नहीं बताया वो चीज़ें। अब क्या पता इसका आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, वैसे खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ये तो नहीं लिखा क्यों नहीं पढ़ के बताया, तो सिंपल ये कि टू नॉट टू डिस्करेज हिम। ठीक है, हाउ डिड एडिसन रिएक्ट व्हेन ही केम टू नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ द लेटर, उसने क्या रिएक्ट किया, तो यहाँ से होगा कि एडिसन बिकेम इमोशनल, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा जो डायरी में उसने नोट डाउन किया था। ये तो इसका आंसर आ गया। तो हर पैसेज का आंसर सवाल से नहीं निकलता, कुछ का निकल भी जाता है। थर्ड, आइडेंटिफाई द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब,
रेगुलर इरेगुलर वर्ब को हमें आइडेंटिफाई करना है। वेल्ड, ये क्या रेगुलर इरेगुलर है बताइए? ईडी आ गया तो रेगुलर है। फेल, रेगुलर के इरेगुलर? इरेगुलर, चूँकि फेल, फॉल, फेल, फॉल है, अलग अलग है ना। रोट इरेगुलर, राइट, रोट, रिटन। वॉज इरेगुलर, चूँकि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है। ये स्टेट वर्ब है ना, बी वर्ब जिसको आप लोग कहते हैं। तो मसला आसान। गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, मीनिंग्स दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पास्ट अवे, मर जाना, डाइड, सिंपल इसका मीनिंग ये आ गया, डाइड। गोइंग थ्रो, गुजरना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, उसका हो सकता है एक्सपीरियंस, किसी का तजुर्बा करना, ठीक है। तो आसान सा पैसे से क्लियर है। मॉडल पेपर लेते हैं बेटा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, उसके मॉडल पेपर को यहाँ पर हम देख रहे हैं। 2025 का MCQ जिसके हम देखेंगे 17 MCQ है। पहला MCQ है जनरली एक्चुअल यील्ड इज डैश। बोलो, एक्चुअल यील्ड हमेशा क्या होती है? लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, बिल्कुल सही। बुक का MCQ है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस सैंपल ऑफ गैस में होंगे? शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट बताया था ना। देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। तो जिसका मोल सबसे ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होगा। कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। 100/32 मोल निकल जाएगा। इसका मोल क्या निकलेगा? 100/16, इसका क्या निकलेगा? 100/44, इसका क्या निकलेगा? 100/71। सबसे बड़ी वैल्यू किसमें आएगी? 100/16 में, ठीक है बेटा। तो सेकंड MCQ में था मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है? तो जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसके हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो हमने चारों के मोल्स निकाले तो हमें पता लगा कि भाई जो बी ऑप्शन है 100 ग्राम मीथेन, इसके हमारे पास चूँकि नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे अब वो भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमें बताना सिर्फ मैक्सिमम का है। समझ गए? तो मसला समझ में आ रहा है कैसे किया इसको? फॉर्मूले से भी कर सकते थे। अब आप सर हमने तो ये फार्मूला पढ़ा है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो गया मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। आप इसको लगाकर भी नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल बता सकते थे इसमें। वही आंसर आता, इसमें भी यही आता। उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। अभी मैंने 10 सेकंड में कर दिया, वैसे 3 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट लग जाते हैं। समझ गए? तो हर एक सवाल को करने का शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों तरीका होता है हर MCQ को सॉल्व करने का। तो हमें दोनों ही तरीका पता होना चाहिए। सही, क्लियर है? तो कोशिश करें शॉर्टकट लगाया करें जो मैं आपको सिखाता हूँ। नेक्स्ट, दिस क्रिस्टल सिस्टम हैज़ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जिसमें A, B, C तीनों बराबर होगा और अल्फ़ा, बीटा, गैमा सब के सब 90 डिग्री होंगे। कौन सा सिस्टम होता है ये? क्यूबिकल सिस्टम होता है, बिल्कुल सही। और ज़्यादातर मैंने बताया क्यूबिकल ही आता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। नंबर 6 है दिस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितना एटम है उतने ही एटम किसमें और होंगे। तो हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके सेम होते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स जिसके सेम होते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होते हैं। कोई कैलकुलेटर की नीड नहीं है इसके अंदर। अब देखो 12 ग्राम मैग्नीशियम है ना भाई, तो इसका मोल कितना निकल रहा है? 12/24, तो 0.5 मोल निकल रहा है। अब इन चारों में देख लो 0.5 मोल किस में आ रहा है? 12/12। ये कितना मोल निकल गया? 1 मोल ये कट गया, ये आ गया 20/40। 0.5 आया ये मोल। 20 ग्राम की बुक का MCQ से 20 ग्राम कैल्शियम आंसर हो गया। अब बोलो सर आपने तो नंबर ऑफ एटम बताया ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके मोल बराबर उसका एटम बराबर, दोनों के 3.01 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे। इतना तो अब हमें आ चुका है, ठीक है। नंबर 5, द टेम्परेचर एट विच 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डैश। बिल्कुल सही, ट्रांजिशन टेम्परेचर। 6 है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एट ST इज डैश। 11.2 बिल्कुल सही। चूँकि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हमारे 0.5 मोल हो गए। 1 मोल को पाई करता है 22.41 DM³, तो आधा मोल कितना करेगा? 22.41 का आधा, तो कितना हो गया? 11.2। क्लियर है? शॉर्ट में बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें हम।
समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है? पक्की बात है। नंबर 7, दिस इज नॉट ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन से दो ऐसे पेयर से जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको सेम, यस, Na एंड Ca, बिल्कुल सही। सोडियम में 11 होंगे, कैल्शियम में 20 होंगे, बाकी सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बताओ तो नहीं बाकी सारे ऑप्शंस? समझ में आ रहे हैं सबको? आगे बढ़ें। समझ में आना भी चाहिए, चूँकि मैं इतना तो मैं पढ़ा सकता हूँ कि हमारे एक्सप्लेन को एक्सप्लेन कर सकूँ ठीक तरह से। मेरी आदत है कि पहले हमेशा मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, फिर एक बच्चा सवाल रेस करता है तो फिर हम उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी खोलते हैं उस MCQs को। तो आप पूछेगा लाजमी, अगर नहीं समझ में आएगा तो। विच रूल ऑफ द प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? कौन सा रूल वायोलेट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में? बता सकते हैं आप? कौन सा वायोलेटर बोले? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वायोलेटेड का मतलब होता है टूट जाना। वायलेट होना मतलब कि टूटना, एक ही बात है। कौन सा रूल टूट जा रहा है इसमें? हंट्स रूल ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल सही। पॉली नहीं टूट रहा, हंट्स रूल ब्रेक हो रहा है। चूँकि यहाँ पर 1 1 1 होता है, फिर उसके बाद यहाँ 1 आता ना, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मैनर में फिल होता है, उसके बाद पेयरिंग होती है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के तौर से। सही है, पता है सबको? ये वायलेट मतलब होता है कौन सा रूल वायलेट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। नेक्स्ट, विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल? शेप कौन बताता है ऑर्बिटल का? एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, इसको स्मॉल l से शो करते हैं ना भाई। नंबर 10, दिस पजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स। वीकेस्ट LDF किस में होगा? हमें पता है कि LDF की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज़्यादा LDF। हमें ढूंढना है सबसे छोटा एटम, चूँकि हमें सबसे वीकेस्ट LDF ढूंढना है। इन चारों में सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? आयोडीन सबसे छोटा एटम होता है। गलत जवाब। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, इसमें 4 शेल हैं। आयोडीन में 1 2 3 4 5 शेल होता है। तो जब हम देख रहे हैं टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है, और जब एटम का साइज़ बढ़ता है तो LDF भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट LDF आयोडीन में पाई जाएगी। यही वजह है कि आयोडीन हमारा सॉलिड होगा। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स है? जब ये एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट में कर रहा है तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक कैसे हो सकता है? फिर या तो फ्लोरीन होगा या तो क्लोरीन होगा, दोनों गैसेस हैं। सबसे छोटा कौन है इसमें से? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की हमारे पास वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स मौजूद होगा। चैप्टर 5 में पढ़ा था हम लोगों ने ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। क्लियर है? नंबर 11, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल आर डैश। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0। डी ऑप्शन हो जाएगा ये। 12th है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज डैश। इमल्जन हो जाएगा, बिल्कुल सही, जैसे ऑयल और वाटर हो गया। और करें MCQ 13, लिक्विड कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरोड ग्लास ट्यूब व्हेन डैश। लिक्विड्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनाते हैं? एक नैरो ग्लास ट्यूब में। जैसे कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसके अंदर अगर हम लोग मरकरी डालते हैं Hg, तो मरकरी डालने पर क्या होता है कि इसका जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स आ जाता है ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्या होगा इसका? इसमें कौन सी फोर्स है? 2 फोर्स है ना, एक तो एडेसिव होती है और एक हमारे पास कोहेसिव होती है। अब यहाँ बताओ कि जो
जो कॉन्वेक्स विस्कस बनता है तो उसमें कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है कि वीकर होती है एडहेसिव फोर्स? कोहेसिव स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम सर्व्स एज द फिंगरप्रिंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश। लाइन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करते हैं किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए? एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हर एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो अलग आता है, जिस हर इंसान का फिंगरप्रिंट एक डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन डैश, किसमें नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? क्या? NH3 में नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन कनेक्ट होता है FON में से किसी एक से। तो अब बताओ क्या ऑप्शन है? मीथेन है ना भाई, कितना आसान है MCQ है। NH3 में तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है, इसमें तो होना ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन FON फॉन में से किसी एक से भी कनेक्ट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। नंबर 16 है द डिफ्यूजन रेट ऑफ प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सेम बिकॉज डैश। दोनों सेम रेट से क्यों डिफ्यूज करेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। लास्ट MCQ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन डैश। रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? डेल्टा P अपॉन P0। ये बराबर किसके होता है? x2 के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया सारे MCQ?